Good evening, everyone. Welcome to Study Aisle. And from today, we are going to start class 8th key science. Right? So, we'll be doing all the topics of class 8th science one after the other. आपको सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी एक के बाद एक सारे वीडियोस। अगर आप हमारे चैनल स्टडी आइल के साथ ट्यून्ड रहते हैं और एक एक वीडियो को फॉलो करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपका छूटेगा एंड यू विल कवर अप ऑल द बेसिक्स ऑफ क्लास 8th साइंस वेरी वेल। सो लेट्स बिगिन। हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक। सबसे पहला जो हमारे सिलेबस में है दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। विल बी स्टडीइंग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एंड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके इंट्रोडक्शन से। ओके, सो all organisms require food for energy. This is a toddler. It grows into adult and then eventually age and die. तो यहाँ पर हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में इसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? फूड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। सिमिलरली चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, कुछ भी हो, सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? फ्रॉम फूड। राइट? क्लियर? ओके, सो ग्रोथ एंड सस्टेनेंस। ग्रोथ मतलब आप समझ रहे हैं क्या चीज, और सस्टेनेंस मतलब मेंटेनेंस। एक एज पे आके मेंटेन करने के लिए भी उनको क्या चाहिए? फूड चाहिए, एनर्जी फ्रॉम फूड। तो फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर वेरियस फंक्शंस। फूड क्यों चाहिए? तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो चाहिए और उसके साथ साथ ग्रोथ भी। तो कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिनके लिए हमें एनर्जी चाहिए? तो वेरियस प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन के जो प्रोसेस होता है, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं बॉडी के। तो इसके लिए चाहिए। प्लस किसके लिए चाहिए? अगर हमारी बॉडी में कोई चोट लग जाती है, कुछ रिपेयर वर्क करना है, कुछ भी करना है, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, हमें रनिंग करनी है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें कुछ काम करना है, सब चीज़ों के लिए एनर्जी चाहिए। वो सब कहाँ से मिलती है? हमें फ्रॉम फूड। तो यहाँ पे प्लांट्स वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, एनिमल्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। प्लांट्स, ग्रीन प्लांट स्पेशली, वो अपना फूड खुद से बना सकते हैं, रॉ मटेरियल्स एनवायरनमेंट से लेते हैं और अपना फूड खुद से बनाते हैं। वेयर एज एनिमल्स जो हैं वो अपना फूड खुद से नहीं बनाते। वो क्या करते हैं? वो प्लांट से या दूसरे एनिमल से अपना फूड डिराइव करते हैं। तो प्लांट्स, इसीलिए प्लांट्स को बोला जाता है ऑटोट्रोव्स। ऑटोट्रोफ का मतलब क्या है? those organisms which prepare their own food. auto मतलब self and prepare their own food. troph मतलब जो ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। वेयर एज हेटेरोट्रोव्स, एनिमल्स को क्या बोला जाता है? एनिमल्स को बोला जाता है हेटेरोट्रोव्स। हेटेरोट्रोव्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो किसी और ऑर्गेनिजम्स पे फूड के लिए डिपेंड करते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन्हें चार चीजें चाहिए होती हैं। क्या? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। सनलाइट इन्हें सन से मिलती है, वाटर इन्हें रूट से, सॉइल से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें एटमॉस्फेयर से मिलती है और क्लोरोफिल इनके पास पहले से प्रेजेंट होता है। इन चारों चीजों से मिला के ये क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में कोई चीज प्रिपेयर करना। Okay, this is called photosynthesis. While some organisms depend on other organisms for their food, so either they depend on plants or they depend on other organisms for their food, chicken or something else. So either they depend on plants or they depend on other living organisms like smaller animals for their food. Okay. द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग। ह्यूमन पॉपुलेशन आपको पता है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, नाउ इट इज क्लोज टू 8 बिलियन। राइट? तो इट इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए हमें खाना रेगुलरली ग्रो करना पड़ेगा। क्योंकि पहले हम क्या थे? पहले हम हंटर गैदरर्स थे, हमारी पॉपुलेशन बहुत कम थी, एनिमल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। तो हम क्या करते थे? उसके ऊपर फीड करते थे, उन्हें किल करते थे और उनके ऊपर फीड करते थे। लेकिन हम इधर से उधर, इधर से उधर मूव करते रहते थे इन सर्च ऑफ फूड। राइट? बट जब से हमने फार्मिंग स्टार्ट की, हमने जब से क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तब से हम लोग सेटलमेंट्स में बसना शुरू हो गए।
बसने तो हम लोग सेटल होने लगे। सेटल होने का मतलब मेन तो हमारा काम खाना ढूंढना था ना, वो हमने क्या किया, एक जगह ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। जब हमने खाना ग्रो करना स्टार्ट कर दिया तो हमारे लिए जगह 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 घूमने की ज़रूरत ख़त्म हो गई, अपने को इनसिक्योर करने की ज़रूरत ख़त्म हो गई। और हमने क्या किया, एक ही जगह पर अपने घर बनाने स्टार्ट कर दिए, पक्के घर बनाने स्टार्ट कर दिए, जिसको सिक्योर करना स्टार्ट कर दिया हमने दूसरे जानवरों से। और और खाना हम एग्रीकल्चर की मदद से ग्रो करने लगे। लेकिन जैसे 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 पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो हमारा एग्रीकल्चर है उसकी ईल्ड भी ज़्यादा 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 होती जानी चाहिए, जिससे कि हमारे जो पॉपुलेशन है उसको फीड किया जा सके। आप देख रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे सीरिया, जैसे पाकिस्तान, यहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज चल रही है फूड की, है ना। फूड इज़ नॉट, पूरा जितना फूड होना चाहिए सारे लोगों के लिए उतना फूड प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ हंगर। तो दिस शुड नॉट कम टू ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ फूड, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फूड एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। अमाउंट ऑफ फूड प्रोड्यूस होना चाहिए बहुत सारा, जिससे कि सप्लाई किया जा सके। अमाउंट इसको प्रॉपरली मैनेज किया जाना चाहिए ताकि हमारे रिसोर्सेज कम से कम खर्च हो, और उसके बाद इसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। अगर हमने प्रोड्यूस तो किया लेकिन मैनेज नहीं किया तो सारा का सारा खराब हो जाएगा। प्रोड्यूस और मैनेज तो किया लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो लोगों तक पहुंचेगा नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, फूड मस्ट बी रेगुलरली प्रोड्यूस्ड, फूड मस्ट बी प्रॉपरली मैनेज, फूड प्रोडक्शन मस्ट बी प्रॉपरली मैनेज्ड, एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। When plants of same kind are grown and cultivated and one place in a large scale, it is called a crop. जब एक ही तरीके के plants, बहुत सारे plants एक ही जगह पर ग्रो किए जाते हैं लार्ज स्केल पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक क्रॉप। जब एक ही तरीके का प्लांट बहुत लार्ज स्केल पर ग्रो किया जाता है, ग्रो और कल्टीवेट किया जाता है एक पीस ऑफ लैंड पर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। Plants of same kind are grown and cultivated at one place on a very large scale. इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम छोटे क्रॉप्स ही ग्रो करेंगे या बड़े क्रॉप्स, पेड़ों की भी फार्मिंग होती है ना। पेड़ भी ग्रो किए, एप्पल की भी फार्मिंग होती है, राइट। तो वहां पे बहुत एक जगह पे एप्पल ट्री मिलेंगी आपको, तो उसे क्या बोलेंगे, एप्पल फार्मिंग। तो जब एक तरीके के प्लांट्स एक जगह पर ग्रो किए जाते हैं बहुत लार्ज स्केल पे, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। जैसे हमारे घर में अगर एक एप्पल की ट्री है या हमारे घर में एक गुआवा की ट्री है, तो उसे गुआवा की फार्मिंग नहीं बोलेंगे हम वो तो अपने घर में हमने लगाया हुआ है। अगर एक जगह गुआवा के बहुत सारे पेड़ हो, गुआवा प्लांट्स बहुत सारे ट्रीज हों, तो उसको हम बोलेंगे उसका ऑर्चर्ड या फार्मिंग। बात समझ में आ गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्रॉप ऑफ व्हीट है, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। You already know that crops are of different types. Like कौन कौन से टाइप के क्रॉप्स होते हैं आपको पता है, सीरियल फूड्स, है ना। सीरियल्स में क्या क्या आते हैं, जैसे राइस, ज्वार, मेज, व्हीट, यस, बाजरा, रागी, ये सब क्या है, ये सारे सीरियल्स हैं, ठीक है, जिनसे हम जिनको अनाज बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। वेजिटेबल्स, सब्जियां, जैसे गवार की फली, हमारे टमेटोज, है ना। हैव यू सीन दीज टमेटोज, राइट। अरबी, बिटर गार्ड, करेले, ब्रिंजल, ठीक है। तो these are different types of food. This is, what is this? This is white bottle guard, right? स्नेक गार्ड भी बोलते हैं इसको, मेथी। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे वेजिटेबल्स हैं, दीज आर ऑल वेजिटेबल्स। तो क्रॉप्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं, अभी हमने इससे पहले अनाज देखे थे, सीरियल्स। नाउ दीज आर वेजिटेबल्स, दीज आर फ्रूट्स, राइट। गुआवाज, ऑरेंजेस, बनाना, मैंगो, राइट, जैक फ्रूट। दे कैन बी क्रॉप्स ऑफ फ्लावर्स एज वेल, ठीक है। फूलों की भी खेती होती है, पता है आपको, ठीक है। जो आपने देखा होगा मंदिर के बाहर फूल की माला लेके लोग बेचते रहते हैं, या फिर इतनी इतनी डेकोरेशंस होती हैं, हमारी कोई फंक्शन होता है उसमें गार्लैंड्स रहती हैं, उसमें डेकोरेशन रहती है फ्लावर्स की। तो ये सब एक गमलों से उगाए हुए फूल नहीं हो सकते ना, इन सब की भी खेती होती है प्रॉपरली। एंड इन सब, आपको पता है फ्लावर की लाइफ कितनी होती है, 2 दिन अगर रह जाए
तो क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उसको प्रॉपर स्टोरेज करके ठंडी जगह पे उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया जाता है और सप्लाई किया जाता है ताकि वो फ्रेश रहे। तो यहाँ पे क्रिस्थैंथेमम्स, ट्यूब रोजेज, मैरीगोल्ड, ये सारे फ्लावर्स हो गए। देयर आर वेरियस मेडिसिनल प्लांट्स एज वेल, है ना, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं जो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन। फाइबर के प्लांट्स होते हैं जैसे कि जूट, हेम्प, कॉटन, ये सारे भी प्लांट्स होते हैं। कॉटन का प्लांट होता है, जूट का प्लांट होता है, हेम्प, राइट। तो दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स विच आर ग्रोन। हर उस चीज की जिसकी जरूरत होती है हम उस चीज की खेती करते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशंस, डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप रिक्वायरमेंट्स, हम लोग अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों की खेती के लिए फेमस हैं। डिपेंडिंग ऑन द सॉइल कंडीशंस, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों की खेती होती है। फ्यूल्स, है ना, दीज आर फ्यूल्स। सो सी देर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स इन विच इट ग्रो। तो यहाँ पे क्रॉप्स को हम सीजन्स के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस सीजन में वो ग्रो करते हैं। कुछ क्रॉप्स होते हैं जो सर्दियों में अच्छे होते हैं, कुछ क्रॉप्स होते हैं जो गर्मियों के बाद बारिश में अच्छे होते हैं, कुछ क्रॉप्स होते हैं जो गर्मियों में ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। बेसिकली जो सर्दी में ग्रो होने वाले क्रॉप्स हैं उनको हम बोलते हैं राबी क्रॉप्स। जो बारिश के टाइम पे ग्रो होने वाले क्रॉप्स हैं, जिनको ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, उनको हम बोलते हैं खारिफ क्रॉप्स। और जो गर्मियों में ग्रो होने वाले क्रॉप्स हैं उनको हम बोलते हैं जायद क्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पे दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट सीजन। देखिए यहाँ पे पी ये सर्दियों में ग्रो हो रही है, दीज आर चिलीज गर्मियों में ग्रो हो रही है, दीज आर जायद क्रॉप्स। ओके, एंड कुछ जैसे कॉटन, दे ये बारिश में ग्रो हो रहे हैं, रेन मतलब जहाँ जब समर्स के बाद, दीज आर खारिफ क्रॉप्स। पैडी, है ना, खारिफ क्रॉप होता है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, यहाँ पे बहुत ठंड, यहाँ पे बहुत डेजर्ट, यहाँ पे बहुत बारिश, यहाँ पे ठंड और बारिश, यहाँ पे कोस्टल क्लाइमेट, अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लाइमेट है। इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री। एक बहुत बड़ी सी कोस्ट लाइन प्रेजेंट है अपने पास, बहुत बड़ी कोस्ट लाइन प्रेजेंट है, बहुत बड़ी माउंटेनियस रीजन प्रेजेंट है हमारे पास, बहुत बड़ा सा डेजर्ट प्रेजेंट है। तो सब कुछ हमारे पास प्रेजेंट है अच्छी खासी क्वांटिटी में। The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बर्फ, ठीक है, यहाँ पे बर्फ, ये हमारा पूरा हिमालयन रेंज है, यहाँ पे पूरी स्नो, राइट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे रिवर, गंगा रिवर फ्लो करती है, बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती है, तो यहाँ पे बहुत फर्टाइल हमारी सॉइल प्रेजेंट है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हम अलग अलग चीज़ ग्रो करते हैं। बात समझ आ रही है ना? वी ग्रो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स एट डिफरेंट प्लेसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे किसी चीज की, कहीं यहाँ पे कॉफी की खेती हो रही है, यहाँ पे ग्राउंड नट्स की खेती हो रही है, यहाँ पे केसर की खेती हो रही है, यहाँ पे हमारी कॉर्न की खेती हो रही है। अलग अलग जगह पर अलग अलग, यहाँ पे मैंगोज की खेती हो रही है, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें ग्रो करती हैं। अंडरस्टूड? यूपी में शुगर केन की बहुत खेती होती है, यहाँ पे शुगर केन की बहुत खेती होती है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। Kharif crops. Kharif crops are crops which are sown in the rainy season, and generally rainy season in India is generally from June to September. तो जून जुलाई में सो किए जाते हैं और सितंबर अक्टूबर में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। दीज आर खारिफ क्रॉप्स, ठीक है। लाइक पैडी, पैडी मतलब चावल, मेज, मेज मतलब कॉर्न, भुट्टा, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, कॉटन एटसेट्रा, दीज आर ऑल खारिफ क्रॉप्स। यू मे राइट देम डाउन, ठीक है। ये कौन से इसमें सो किए जाते हैं? दे आर इन रेनी सीजन फ्रॉम जून जुलाई टू सितंबर अक्टूबर, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर। ओके, दीज आर खारिफ क्रॉप्स. Rabi crops are generally grown in winter season and are called Rabi crops. Their time period is generally, they are sown in October, November, and they are harvested in March. Like wheat, gram, pea, mustard, linseed, etc.
ये सारे के सारे किस टाइम पे सो किए जाते हैं? ये सारे बारिश खत्म होने के बाद, जब सर्दियां ऑनसेट होती है तब सो किए जाते हैं, और उसके बाद सर्दियों के खत्म होने पर इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इनके हार्वेस्ट, शुगर केन, इनके हार्वेस्टिंग टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे ओनम, पोंगल, बैसाखी, ये सारे हमारे जब कड़ी सर्दियों के बाद जब हार्वेस्ट होता है उसके बाद लोग खुशियां मनाते हैं और ये फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। बिसाइड्स दीज पल्सेस वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं जायद क्रॉप्स। ये समर्स में ग्रो किए जाते हैं, इंक्लूडिंग रेड चिलीज एटसेट्रा। ठीक है, ओके। सो लेट्स सी, अब जब आपको पता चल गया है कि क्रॉप क्या क्या होता है और क्या क्या चीजें हमारी, मतलब क्रॉप किसे बोलते हैं, क्यों ग्रो किया जाता है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई हैं। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बेसिक प्रैक्टिसेस मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, और दूसरा हम लोग सॉइल को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं जिससे कि क्रॉप उसके अंदर मैक्सिमम यील्ड दे सके। तो बेसिक प्रिपरेशन, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे अगर आपको दिख रही है, जैसे ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये सोइंग ऑफ सीड, ये वीडिंग, ये वीड्स हटा रहे हैं, ये हार्वेस्टिंग, बहुत सारे स्टेप्स में होता है। ठीक है, तो दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इनको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो एक फार्मर बहुत ज्यादा मेहनत करता है हमें क्रॉप्स हमारे प्लेट तक पहुंचाने के लिए, और हम अगर पसंद नहीं आता तो उसे क्या कर देते हैं? वेस्ट कर देते हैं, सीधे डस्टबिन में फेंक देते हैं, विच इज नॉट एट ऑल हेल्दी, है ना। क्योंकि आप बस इतना सोच लीजिए, द शेयर अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क विच इज गॉन टू पुट दैट फूड इनटू योर प्लेट, दैट इज इमेंस इमेंस इमेंस। जितने रिसोर्सेज लगे हैं उनके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन अगर आप हार्डवर्क के बारे में भी सोचें तो भी, राइट फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल to sowing of seeds, to manuring, weeding, irrigation, and then maintaining it, protecting it from pests, everything, then harvesting, winnowing, threshing, all these things, then storing, then distributing, then converting it into the form that you eat by your mother। ठीक है, तो बहुत 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 ज्यादा मेहनत लगी है इस पूरे के पूरे खाने को आपकी प्लेट तक डालने के लिए। इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले हम जमीन को तैयार करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, देन वी सो द सीड्स, फिर हम सीड्स डालते हैं, देन वी ऐड मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, हम सॉइल में मेन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं, देन वी ऐड इरिगेशन, हम पानी डालते हैं, सब कुछ ये तो कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता ही रहता है। ठीक है, उसके बाद हम इसको वीड से प्रोटेक्ट करते हैं, वीड्स को कट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद स्टोर करते हैं। इतना ज़्यादा स्टोरिंग के बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, मार्केट में फार्मर्स इसको बेचते हैं, सब्जी वाले इनको बेचते हैं, हम लोग जाकर मार्केट से खरीद कर लाते हैं, और उसके बाद हमारी मॉम्स या जो भी हमारा खाना प्रिपेयर करता है, इतना सारा स्टेप होता है फूड को हमारे स्टमक तक डालने के लिए। लेकिन अगर हमें क्या होता है, सिर्फ टेस्ट नहीं आता है, एक जो टंग है उसमें वी डू नॉट फाइंड इट टेस्टी, तो हम क्या करते हैं? वी जस्ट रिजेक्ट दैट फूड। दैट इज नॉट एनी हेल्दी प्रैक्टिस, है ना। सिर्फ एक सेंस ऑर्गन को प्लीज करने के लिए वी कैन नॉट रिजेक्ट द फूड, वी कैन नॉट रिजेक्ट द शेयर हार्ड वर्क जो इतनी सारी चीज लोगों का इन्वॉल्व है उसमें। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। एक क्रॉप को ग्रो करने से पहले उसकी सॉइल को प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपने देखा होगा अगर आप रिमोटली भी शहर से बाहर कभी निकले हो, आप कभी गांव गए हो, या कभी एक शहर से दूसरे शहर जाते वक्त जो बीच में जगह पड़ती है उसमें आपने देखा हो, तो दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इस तरीके से हम उसके सॉइल को प्लो करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? हम सॉइल को टर्न करते हैं और लूज करते हैं। सॉइल को टर्न करते हैं, सॉइल को खोदते हैं, निकालते हैं, खोदते हैं, निकालते हैं, क्योंकि जब हम पानी डालते रहते हैं सॉइल के ऊपर तो वो इकट्ठी हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सॉइल की टर्निंग, राइट, एंड लूजनिंग इट, हम उसको लूजन करते हैं। उसके बाद दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अगर ये हार्ड सॉइल होगी ना तो क्या होगा? रूट्स पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, वेयर एज अगर ये पोरस सॉइल होगी तो क्या होगा? रूट्स इसमें इन डेप्थ तक पेनिट्रेट कर सकती हैं। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है ना। तो दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल।
और डीप इनटू द सॉइल पेनिट्रेट कराने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको खोदते हैं और टर्न करते हैं, लूज करते हैं, जिससे कि इसके अंदर रूट्स पेनिट्रेट कर जाएं, इसके अंदर पानी आराम से चला जाए, इसके अंदर हवा आराम से चली जाए और रूट्स प्रॉपरली ब्रीथ कर सके। द लूजन सॉइल ऑल्सो अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली व्हेन दे गो डीपर। तो यहाँ पे अगर हमारी सॉइल लूजन होगी तो उसके अंदर पानी अच्छे से इकट्ठा करेगा, हवा अच्छे से रहेगी, तो जो रूट्स हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएंगी, अच्छे से सांस ले पाएंगी और अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर पाएंगी। लूजनिंग के लिए अर्थवॉर्म्स को भी हम कभी कभार यूज करते हैं। अर्थवॉर्म्स को बोलते हैं फार्मर्स फ्रेंड्स। तो फार्मर क्या करता है, अर्थवॉर्म को छोड़ देता है मिट्टी के अंदर। अर्थवॉर्म्स ये सॉइल के जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हीं के ऊपर फीड करते हैं, उन्हीं को टर्न करते हैं, उन्हीं को मिक्स करते हैं इस तरीके से इसके अंदर मूव करके, और इस प्रोसेस में क्या कर देते हैं, सॉइल को लूज करते हैं और टर्न करते हैं। और इनका जो एक्सक्रीटा होता है, इनका जो वेस्ट होता है, वो भी सॉइल के लिए मैन्योर की तरह काम करता है। दैट इज वाई अर्थवॉर्म्स और सर्टेन माइक्रोब्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड्स। केंचुले इनको हिंदी में बोलते हैं। दीज increase the productivity of the soil, increases the fertility of the soil। तो ये इस तरीके से ऐसे मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे इस तरीके से मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो सॉइल होती है ये टर्न होती जाती है और लूज हो जाती है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। ये सॉइल को टर्न करते हैं और उसके अंदर ह्यूमस ऐड कर देते हैं, ऐड ह्यूमस टू इट। The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil। तो अगर ये soil loose होगी तो ये क्या करेगा, आराम से इसको सांस लेने में और पानी लेने में मदद करेगा, even जब ये जो roots हैं ये बहुत ज़्यादा deep penetrate कर जाएंगी। ठीक है ना, understood? Dead plants and animals get decomposed by soil organisms। ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जो चींटी मर जाती हैं या जो प्लांट्स पत्ते गिर जाते हैं, जो कुछ लीव्स वगैरह गिर जाती हैं, कुछ और एनिमल्स, ये सब जो सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं और सॉइल में ही ऐड कर देते हैं इनके जो मिनरल्स होते हैं। दिस बिकम्स ह्यूमस। क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमस। दिस इज वेरी गुड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। दिस इज कॉल्ड ह्यूमस एंड दिस इज वेरी गुड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। जो सॉइल है उसका कॉम्पोजिशन अच्छा होता है, इसकी वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी अच्छी होती है, इसकी फर्टिलिटी अच्छी होती है, और इसके अंदर और क्या ऐड होते रहते हैं, और बहुत सारे मिनरल्स जो नेचर में थे वो वापस से डिकम्पोज करके सॉइल के अंदर ऐड हो जाते हैं और फिर ये प्लांट्स वापस से ले लेते हैं। तो जब इनके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करता है तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, इनको डिकम्पोज करता है और वापस से सारे मिनरल्स को सॉइल के अंदर मिला देता है। और जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तो इन मिनरल्स को लेके वापस से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। इन दिस वे various nutrients held in the dead organisms are released back into the soil। These nutrients are again absorbed by the plants। ये वापस से absorb कर लेते हैं plants और उनकी मदद से grow करते हैं। Thus turning and loosening of soil is very important for the cultivation of crops। Turning and loosening of soil बहुत important होती है for the crop roots to penetrate, roots to breathe and roots to take in water। अच्छा, इस प्रोसेस को बोलते क्या है, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लोइंग एंड टिलिंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लोइंग एंड टिलिंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। ठीक है, टिलिंग और प्लोइंग। आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दिस इक्विपमेंट और नॉट। आजकल जो रिच फार्मर्स हैं जिनके पास इनकम सोर्स अच्छी है, वो ट्रैक्टर के पीछे ये लगा देते हैं। अगर हम मैनुअली करने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा मसल पावर भी चाहिए और एक दिन में हम बहुत कम काम कर पाएंगे, बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव लिमिटेशंस, राइट। तो छोटे लैंड्स में तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन बड़े लैंड्स में इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर हमें बड़े लैंड्स में फार्मिंग करनी है तो हम ट्रैक्टर के पीछे इस तरीके का प्लोअर लगा देते हैं। वो क्या करता है, जब ट्रैक्टर मूव करता है तो पूरी की पूरी सॉइल को इस तरीके से घुमाता जाता है और टर्न और लूज करता जाता है। दिस इज डन बाय अ प्लो विच इज मेड ऑफ वुड और आयरन। ये प्लो जो है ये हाथ से मैनुअली वर्क करने के लिए यूज होता है, ठीक है, विच इज मेड ऑफ वुड और आयरन। ये वाला वुडन देख रहे हैं आप, ये वाला आयरन का देख रहे हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर सॉइल बहुत ड्राई है
तो क्या होता है, पहले हम उस पर पानी डालते हैं और उसके बाद जब उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है फिर उसको प्लोइंग एंड टिलिंग करते हैं, ठीक है। द प्लॉट फील्ड मे हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब अगेन जो प्लॉट फील्ड है उसके अंदर बड़े बड़े पीसेस भी हो सकते हैं सॉइल के, इकट्ठे 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 भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से फिर सॉइल का जो रूट्स हैं उसका पेनिट्रेशन मुश्किल हो जाएगा। अगर बहुत बड़े बड़े पत्थर या बहुत बड़े बड़े सॉइल के टुकड़े आ जाएंगे तो रूट्स उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। इफ वी वांट कि रूट्स उसके अंदर पेनिट्रेट करें तो हमें इन क्रम्स को भी क्या करना पड़ता है, इन क्रम्स को भी तोड़ना पड़ता है। तो हम उसके बाद इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद अ प्लैंक। ये देख रहे हैं आप, इससे क्या होता है, इससे ये जो क्रम्स हैं इनको तोड़ के छोटे पार्टिकल्स कर देते हैं जिससे कि रूट्स आराम से पेनिट्रेट कर जाएं। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज इरिगेशन पर्पजेज। एक बार इनकी प्लोइंग हो जाती है उसके बाद हम जो सॉइल है उसको लेवल कर देते हैं, उसको एक समान कर देते हैं, सो दैट अब जब हम इसके अंदर सीड सो करेंगे तो सारी के सारी सीड्स सेम डेप्थ तक सो हो पाए। अगर हम इसको लेवल नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई सीड ज्यादा गहरी सो हो जाएगी, कोई सीड कम गहरी सो होगी। जो कम गहरी वाली होंगी उन्हें चिड़िया ले जाएंगी, खा जाएंगी, और जो ज्यादा गहरी वाली हो जाएंगी उनको सांस नहीं आएगी जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर मर जाएंगे। तो उसको एक प्रॉपर डेप्थ पे सो करने के लिए और सबको सेम डेप्थ पे सो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम करते हैं इसको लेवलिंग करते हैं, सॉइल की जो प्लोड सॉइल है उसकी लेवलिंग करते हैं। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। ये एक लेवलर होता है, ये क्या करता है, पूरी की पूरी सॉइल को एक समान कर देता है, इसकी लेवल एक जैसी कर देता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, प्लोइंग एंड टिलिंग की सॉइल की, उसके बाद हमने उसको प्लैंक से उस जो सॉइल के बिग क्रम्स थे उनको क्रश कर दिया, और उसके बाद हम लेवलर यूज करके सॉइल को एक लेवल पर ले आएंगे। Sometimes manure is also added to the soil before tilling, as this helps in proper mixing of manuring with the soil. तो हम कई मोस्टली तो क्या करते हैं, मेन्योरिंग बाद में करते हैं, क्रॉप्स डालने के बाद, सॉइल में सो करने के बाद, लेकिन कई बार इसको पहले भी कर देते हैं। हम क्या करते हैं, जब मिक्सिंग ऑफ टिलिंग ऑफ सॉइल कर रहे हैं उससे पहले ही हम इसमें मेन्योरिंग कर देते हैं, जिससे कि मिक्सिंग के टाइम पे अच्छे से मेन्योर मिक्स हो जाए, प्लोइंग और टिलिंग के टाइम पे अच्छे से मेन्योर मिक्स हो जाए। सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। उसके बाद हम सो करने से पहले सॉइल में मॉइस्चर इंक्रीज करते हैं और सॉइल को अच्छे से वाटर करते हैं, जिससे कि उसमें सोइंग आसान हो जाए और वो प्रॉपरली पहले से पानी हो, जिससे कि जो सीड्स हैं उनका जर्मिनेशन आसान हो जाए। अंडरस्टूड, क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गई ना बात? ठीक है, तो द रिमेनिंग पोर्शन विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट अभी आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई है, जिससे कि आप, अगर कोई आपको डाउट है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, वी विल आंसर दैट। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियोस, कमेंट ऑन आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।